Hello, dear students. Today, our topic of discussion is environment and sustainable development. इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, उसकी परिभाषा जानेंगे। एनवायरनमेंट की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे देश में एनवायरमेंटल क्राइसिस या ऑल ओवर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट क्राइसिस क्यों आ रहा है, इंडिया में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको डिस्कस करते हुए कैसे अब हमने इस एनवायरनमेंट को सस्टेन करना है। ये हमारा जो मेन टॉपिक है आज की डिस्कशन का। तो हमारी लाइफ में एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट क्या है। जैसे अभी हम बैठकर पढ़ भी रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारी कोई ना कोई सराउंडिंग्स हैं जिसमें कि हम बैठकर पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट क्या है? ये हमारी सराउंडिंग्स हैं, ये हमारी कंडीशंस हैं जिसमें कि हम रह रहे हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या आता है? इसमें हमारा वाटर, एयर, लैंड, ये सब आ जाते हैं इसमें। सिमिलरली इसमें सारे क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और जो एनवायरनमेंट है इसमें हम इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं। तो सिमिलरली एनवायरनमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल, जिसमें कि अबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, और जिसमें कि और लिविंग, जिसमें कि बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फिजिकल जिसमें हवा, पानी, ज़मीन, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे जो हैं फिजिकल एलिमेंट्स हैं, और जिसको कि हम अबायोटिक बोलते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी लिविंग क्रिएचर्स आ गए, जिसमें बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, फिशरी, और जो कि हमारी ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो इन दोनों बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से हमारे पास एनवायरनमेंट हमारा बनता है, हमारी सराउंडिंग्स बनती हैं जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनवायरनमेंट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। जितने भी हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिज़िकल रिसोर्सेज हो गए, मिनरल, वुड, वाटर, सॉइल, ये सारे फ्री गिफ्ट्स ऑफ जो नेचर हैं, ये हमें एनवायरनमेंट देती है। और इन जो इनपुट्स को हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, यानी कि इसको दोबारा से जो है ये प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सो जैसे कि इसमें आ गया वुड, आ गया सी एनिमल्स, आ गया। लेकिन दूसरी कैटेगरी है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो कि एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इनको री इमर्ज होने में इनका री इमर्ज होना बहुत लंबा समय लेता है, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स। तो ये दो तरह के रिसोर्सेज हैं जो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एनवायरनमेंट हमें ज़िंदगी देता है, सूरज हमें रोशनी देता है, मिट्टी हमें खाने को खाना देती है, वाटर पीने को पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए हमें। तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। तो एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। सिमिलरली जो जितना भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में, कंजम्पशन एक्टिविटी में, जितना भी गार्बेज है वो सारा कौन एब्जॉर्ब करता है? एनवायरनमेंट। तो एसिमिलेट करता है ये वेस्ट को। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनवायरनमेंट कैसे इन्हेंस करता है? हमारे आसपास नदियां हैं, ओशन है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं। तो इंसान अपने आसपास जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उनको देखते हुए अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस कर सकता है, इंजॉय करता है वो अपनी सराउंडिंग्स को। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब ये क्राइसिस कहाँ से आया? देखिए, इसको समझने के लिए हम दो चीज़ों को समझेंगे, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है कि ये हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, the rate at which natural resources are exploited and the rate at which these resources are regenerated। मतलब
कि जो हमारे पास रिसोर्स एंडोमेंट्स हैं वो हमारे पास इंटैक्ट रहने चाहिए। जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, यानी कि हम इतना ना रिसोर्सेज को यूज़ कर लें, एक्सप्लॉइट कर लें कि कैरिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी कम हो जाए। हमारी रिसोर्स एंडोमेंट जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, डिमिनिश नहीं होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हम जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अपनी प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी से, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। तो इतना ज़्यादा भी हमें वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ही ख़त्म हो जाए। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस कब आता है? when carrying capacity of environment is challenged through excessive exploitation of natural resources, और जो generation of waste है that exceeds the absorption capacity। तो ये दोनों का बैलेंस जब बिगड़ता है तब हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है आ गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजन डिप्लीशन, ये सारे जो सीरियस हमें आउटकम्स हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो क्या कारण है जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस आता है, उसके पीछे के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्स यूजेज भी बढ़ेगा, जिसका कि प्रेशर एनवायरनमेंट पर आएगा, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है, और जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन उसका हमारे इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिमिलरली इंडियन पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं यहाँ पे। वो अपनी फ्यूल से रिलेटेड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ट्रीज़ हैं उनको काट देते हैं, इवन अपना लाइवलीहुड के लिए भी वो जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जिससे कि इरोजन होती है और जो नेचुरल कैपेसिटी है वो ख़त्म होती है हमारे एनवायरनमेंट की, जिससे कि क्राइसिस उत्पन्न होता है। अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लोग शहरों में बसना शुरू हो गए हैं, जिससे जंगल कटते जा रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मिंग में, तो जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है। सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका धुआं, उनकी नॉइज़ पोल्यूशन, उनका वाटर में केमिकल्स को मिलाना, उनको कंटेमिनेट करना, ये सब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन इस तरह का हो रहा है। सिमिलरली जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनका शोर, उनका धुआं जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली लोग जो है सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं, लोग ज़ोर ज़ोर से हॉर्न्स और लाउड स्पीकर्स चलाते हैं, तो इससे भी जो है नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, और सिविक नॉर्म्स को ना अपनाने से जो है हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स के जो रीज़न है उसकी वजह से हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का। इसका क्या मतलब होता है कि जब धरती का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, ऑन एन एवरेज जो है 0.6 डिग्री जो है धरती का टेम्परेचर पहले से बढ़ चुका है। कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफोर, CFC। तो ये सारी जो गैसेस हैं इनकी वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ चुका है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। सिमिलरली हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो चुकी है, जिससे कि क्या है, लोगों को स्किन कैंसर्स और ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हमें उनका सामना करना पड़ रहा है। तो ये दो जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर जो परिणाम हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इंडिया में जो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% लोग जो है इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन जस्ट 2.5% जियोग्राफिकल एरिया इंडिया के पास है। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है, तो
प्रेशर है लैंड पे भी, वाटर पे भी, एयर पे भी। अब हम अपनी बेसिक ज़रूरतें, खाना, क्लोथिंग, हमारा शेल्टर, इन सबको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन जो है वो कम हो गया है। हमारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और जो हमारा वेस्ट है प्रोडक्शन कंजम्पशन से वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो एनवायरनमेंट में है वो भी कम होगी, क्योंकि वेस्ट बढ़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इन सब को हम जो है फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में पुअर लोग अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेचुरल हैबिटेट को जो है वो फिनिश कर रहे हैं, वो ट्रीज़ को जो काट रहे हैं। सिमिलरली डिफॉरेस्टेशन हो रही है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। इससे उल्टा जब जहाँ पे अर्बनाइजेशन है वहाँ पे प्रोडक्शन जो है एक्टिविटीज़ एक्सपैंड कर रही हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है जो कि हमारी नदियों को ख़राब कर रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इस तरह से इंडिया में भी सेम सिचुएशंस हैं, हमें एयर, वाटर, नॉइस पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की। लैंड पोल्यूशन जो है उसका क्या इम्पैक्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा हैबिटेट जो है 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और 2.5% हमारे पास जस्ट जो है हमारे पास एरिया है। तो जो एक्सेसिव प्रेशर है हमारी लैंड पे, हमारा जो गेजिंग है उसमें एक्सेसिव गेजिंग हो रही है एनिमल्स के लिए, जिससे कि वेजिटेशन का लॉस हो रहा है। सॉइल इरोजन हो रही है क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है। कल्टीवेशन में शिफ्टिंग हो रही है, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को लेने के चक्कर में ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं वो उनको भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काटा जा रहा है। सिमिलरली फॉरेस्ट में आग लगा दी जाती है, जिससे कि वेजिटेशन को नुकसान होता है। सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स जो हैं वो इनएडिक्वेट है हमारे देश में, हमारी क्रॉप रोटेशन प्रॉपरली नहीं होती। सिमिलरली जो एग्रो केमिकल्स हैं वो हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हमारे खाने में केमिकल्स हैं, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इरिगेशन सिस्टम की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो चुकी है, जिससे वाटर टेबल जो है बहुत नीचे जा चुका है। तो लैंड पोल्यूशन की हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सिमिलरली एयर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड हमारी जो हवा है उसमें भरता जा रहा है। इसका कारण क्या है, व्हीकल जो है एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है। 1951 में ये जस्ट 3 लाख था, जो कि अब 30 करोड़ हो चुका है। तो क्या है ये 3 लाख से 30 करोड़ क्या है, ये व्हीकल्स की संख्या है, कि पहले हमारे पास जस्ट 3 लाख व्हीकल्स थे, अब 30 करोड़ हैं। सिमिलरली इनमें भी जो व्हीकल्स हैं प्राइवेट व्हीकल्स में 85% सिर्फ कार और स्कूटर्स, टू व्हीलर्स है। यानी कि हमें पता चल रहा है कि कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी सड़कों पे जो एयर पोल्यूशन को फैलाने के लिए। सिमिलरली हमारी इंडस्ट्रीज, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, इसमें हमारी इंडस्ट्रीज जो है कोल का इस्तेमाल करती है, जिससे पॉइजनस गैस निकलती है। सिमिलरली प्लास्टिक और लेदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनका भी धुआं जो है हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी इस्टेब्लिश किया था, जिन्होंने 17 कैटेगरीज की लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, ऐसी फैक्ट्रियों से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, जो कि हमारे पानी में जाकर मिल जाता है, जिससे कि डायरिया और हेपेटाइटिस ऐसी चीज़ों की बीमारियां जो है हो रही हैं। तो जब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हमारी रिवर्स में मिल जाता है, तो हमारा वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। हमारा डोमेस्टिक सीवरेज भी इन स्ट्रीम्स में जाके रिवर्स में मिलता है। सिमिलरली एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स भी हमारे पानी में शामिल हो रहे हैं।
सिमिलरली थर्मल पावर्स जो हैं वो भी जो डिस्चार्ज करती हैं वो हमारे पानी में जाके मिक्स हो रहा है। तो ये एयर वाटर और हमारा एयर वाटर पोल्यूशन और हमारा ये जो लैंड पोल्यूशन है, इन तीनों को बात करने के बाद अब हमारा इस इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। हमारे जो बायोडाइवर्सिटी में 45,500 जो है रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, जिसको हम फ्लोरल डाइवर्सिटी कहते हैं, और 91,000 रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, जिसको फॉनल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है हमारी 2020 की बाय वर्ल्ड वाइड फंड, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 12% जो वाइल्ड मैमल की स्पीशीज़ हैं और 3% जो हैं बर्ड स्पीशीज़ हैं और 19% हमारे पास एम्फेबियंस हैं, वो सब उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। क्यों वो एंडेंजर्ड है हमारा? क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हवा, पानी और नेचर पे ये डिपेंड करती हैं स्पीशीज़। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस हो रहा है। सिमिलरली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एट प्रेजेंट 64 to 72 मिलियन टन्स वेस्ट है, जो कि 2031 तक 125 मिलियन टन्स होने की संभावना है। वेस्ट जनरेट इतना ज़्यादा होता है लेकिन उसका कम परसेंटेज ट्रीट किया जाता है, बाकी सारा जो है डंप कर दिया जाता है, जिससे बड़ी बड़ी जो है पहाड़ियाँ बन जाती हैं वेस्ट की। और टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट्स भी स्टार्ट की गई इनको वेस्ट को मैनेज करने के लिए। सिमिलरली एक बहुत ज़्यादा फेमस मूवमेंट हुई है जो कि पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हुई थी, दैट इज़ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का क्या मतलब, ये हिमालयाज़ में स्टार्ट हुई थी कि पेड़ों को हग करके खड़े हो जाते हैं लोग कि उनको काटा ना जाए। ऐसे ही चिपको मूवमेंट को देख के एपिको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कर्नाटका में। तो इसका मतलब होता है हगिंग। तो चिपको 1973 में हुई थी, एपिको 1983 में हुई थी। तो विलेजेस ने एपिको मूवमेंट में कम से कम 12,000 जो ट्रीज़ हैं उनको बचा लिया था कटने से। तो इस तरह की मूवमेंट्स जो हैं जो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को सेव करती हैं। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट जो है फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट में, जहाँ पे कि उन्होंने 1987 में ब्रटलैंड कमीशन में इसकी परिभाषा दी गई। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable development is development that means that we should meet the needs of the present generation without impairing, reducing the ability of future generations to meet their own needs। यानी कि हमें at present अपनी ज़रूरतों को इस तरह से पूरा करना चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों के लिए कोई ख़तरा ना खड़ा करें, यानी कि उनके लिए रिसोर्सेज बचे रहने चाहिए। हमें ऐसे नहीं अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए कि बाकियों के लिए वो ख़त्म ही हो जाए। तो इससे क्या है, हमें सॉइल की फर्टिलिटी को भी बचा के रखना है। जो हमारे पास स्टॉक है आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इसको भी हमने बचा के रखना है। हमने अपनी हवा को, पानी को, हमारी लैंड को दूषित नहीं करना। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको हमने कंट्रोल करके रखना है। हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट जो है उसको छोड़ के जाना है। तो एक तरह से ये हमने अपने फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को ध्यान में रखते हुए इस कंसेप्ट को डेवलप किया था। तो कैसे हो सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो उसके लिए स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम हाइड्रो पावर प्लांट्स, हमने थर्मल प्लांट्स लगाए हुए हैं,
जो कि पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो हमें जो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर ध्यान देना चाहिए, जो कि क्लीनर और ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है। सिमिलरली एलपीजी और गोबर गैस को डेवलप करना चाहिए रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वुड काउ डंग का इस्तेमाल करके, बायोमास का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा धुआं होता है एनवायरनमेंट में। तो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री और सब्सिडाइज एलपीजी प्रोवाइड की उन लेडीज़ को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही हैं। सिमिलरली गोबर ग्लास प्लांट्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए, जिससे कि जिसमें कि कैटल डंग का इस्तेमाल होता है, जिससे कि गैस प्रोड्यूस होती है और जो लेफ्ट रह जाता है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। सिमिलरली सीएनजी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। दिल्ली की एग्जाम्पल बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जिसमें कि बसें भी सीएनजी पर चल रही हैं। इससे क्या है, जो स्मोक पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। हरियाणा ने भी सीएनजी की बसेस फरीदाबाद में स्टार्ट की हैं, राजस्थान ने भी जयपुर में स्टार्ट की हैं। सिमिलरली हम विंड पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विंड मिल्स की इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है, लेकिन ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, जिसमें किसी भी प्रकार के हार्मफुल एमिशंस नहीं होते। सिमिलरली हमें जो सोलर पावर है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास सनलाइट बहुत अबंडेंट है, तो इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये हमारे पास, तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में हमें कन्वर्ट करना चाहिए। सिमिलरली हाइडल प्लांट्स तो बड़े बड़े तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। अगर हम मिनी हाइडल प्लांट्स भी डेवलप करें, छोटी छोटी नदियों पर, टरबाइंस पर अगर ये लगाए जाएं जो लोकल नीड्स को जो है पूरा करें, तो इससे भी जो है हम एनवायरनमेंट को अपने बचा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम अपनी पुरातन जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करें, जैसे कि इंडिया में 15,000 फ्लोरल स्पीशीज़ है और 8,000 ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम उससे ट्रेडिशनल अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेदा का हर्बल से हम कर सकते हैं, जिससे कि हमें बड़े बड़े मेडिसिनल प्लांट्स नहीं लगाने पड़ेंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सिमिलरली हम बायो कंपोस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें कि क्या है, हम वर्मी कंपोस्टिंग और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। बायो पेस्ट कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं अपने कीड़ों को मारने के लिए। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स जिसके कि हम अपनी एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने सस्टेनेबल कंसेप्ट को रखना है, सस्टेन करना है एनवायरनमेंट को, तो हमें इसका बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। छोटी छोटी हैबिट्स खुद में इनकलकेट करनी चाहिए। कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, घर में भी अपने कूड़े को सेग्रीगेट करना चाहिए, और हमें कम से कम जो है ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है, व्हीकल्स हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी हमें अपनी पर्सनल चीज़ों का, पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। यूजेज जो है, कंजम्पशन जो है थिंग्स की, हमें कम करना चाहिए। हमें सब्सिस्टेंस लेवल पर सोचना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए हम शुद्ध हवा, अच्छा पानी, ये जो चीज़ें हैं वो हम छोड़कर जा सकें। So that's it for today's lecture. Thank you.